नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। दोस्तों, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 तक हमने फर्स्ट से 8 तक कंप्लीट कर लिया, मतलब सेकंड से 8 तक फर्स्ट चैप्टर फिर से रिपीट करना है। और आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, नए साम्राज्य और राज्य। तो शुरुआती दौर में नए साम्राज्य कैसे बने और उसके बाद अलग अलग राज्य, यानी कि राज्य उस समय अर्थ सरकार से भी होता था, तो वो कैसे बनी। अब उसके लिए पहले देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से हमारे पास सामने टॉपिक्स होंगे। तो क्या बताती है प्रशस्तियां, उस समय जो शिलालेख प्रशस्तियां मिला करती थी उन पे कुछ ना कुछ उकेरा जाता था उस समय का इतिहास। तो वो हमें क्या बताती है, प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। फिर समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां ज्यादा मिली तो समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर वंशावली यानी जेनियोलॉजीज पढ़ेंगे। फिर हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र के बारे में, हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। फिर इन नए राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, एक नए प्रकार की सेना क्या थी, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, और दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी, असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, और उस जमाने में आम लोगों की व्यवस्था कैसी थी, यानी ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो ये कुछ 9 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही क्लियर कर दिया जाए, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब है एनसीईआरटी के थ्रू मैं रीड आउट करूं, एक एक पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ूं और उसको एक्सप्लेन करूं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको बोर्ड पे नोट कर दूं। अक्सर मैं बोर्ड पे नोट करने से कतराता ही हूं ताकि समय की बचत हो, वरना बहुत ज़रूरी लगता है तो मैं ज़रूर उसको नोट डाउन करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो चलिए अपने अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति और आखिरी क्या बताती हैं। अब मैंने पहले से ही आपके लिए समय की बचत को ध्यान में रखते हुए, समय बर्बाद ना हो, आप लोगों को सही कॉन्टेक्स्ट सही समय पर मिलता चला जाए, उसके लिए मैंने नोट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद निकलते हैं उनको मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। जैसा मैंने कहा था कि मैं लिखने से बचता हूँ, तो लिखने में जितना मैं लिख सकता हूँ उतना मैं ज़रूर लिखता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और क्योंकि लिखते वक्त टाइम वेस्ट होता है तो उसको बचाव करने के लिए मैं यहाँ पे सीधे कट लगाता हूँ और आपको सीधे पॉइंट पे पहुँचाता हूँ। चलिए सबसे पहले अपना वही काम करते हैं, पैराग्राफ पढ़ना और फिर एक्सप्लेन करना। तो पढ़ते हैं, क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहे हैं अरविंद, ठीक है। अरविंद गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की जा रही थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, प्रेस। और प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ ये गुप्त काल में और इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। इन्हीं बातों में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए। तो अरविंद गुप्त वंश उस वक्त का और उसके प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त। इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से पता चलता है। इसकी रचना किसने करी, तो कवि और मंत्री उनके दरबार में रहे हरिसेन के द्वारा। दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ निकल के आते हैं कि यह विशेष किस्म का अभिलेख होता है, विशेष प्रकार का अभिलेख होता है, स्पेशल टाइप का, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि हस्तशिल्प है ये, ऐसा नहीं। तो प्रशस्ति यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, अ संस्कृत वर्ड अमीन इन प्राइज ऑफ, ठीक। तो ये है हमारा पहला टॉपिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो अब हम अपने अगले टॉपिक जो कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक। इस टॉपिक पर आते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो कवि जो हरिसेन है उन्होंने राजा के बारे में बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर लिखा है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही वाक्य का अंश दिया गया है, जैसे अंश आपके सामने है इस प्रकार से कि योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। तो काफी कुछ यहाँ से जानने को मिलता है, जिसमें कि समुद्रगुप्त के योद्धा के तौर पे इंगित किया गया है। अब जैसे कि एक मानचित्र पे नजर डालिए। अब ये जो मानचित्र है इसमें तुम देखें तो गौर से देख पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया और हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन भी करते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी कि हरिसेन द्वारा 4 विभिन्न राजाओं और उनके प्रति जो अलग अलग नीतियां थी उनको उन्होंने वर्णित किया। 4 नीतियां पढ़ देते हैं, कौन कौन सी हैं। पहली, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे जो हरे रंग के क्षेत्र देखते हैं वो आर्यव्रत के वो 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु एक बार फिर से देख लेते हैं। अब लाल बिंदु पे गौर करना। इसके बाद दक्षिणावर्त के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। जब समर्पण किया तो समुद्रगुप्त ने शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा देखिए, अभी मानचित्र को ही देखते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है और इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ अध्याय 5 याद करेंगे तो पता चलता है ये सब आते हैं। और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो पहले वो जिनको हराया, जिनको उन्होंने किस रंग से दिखाया, हरे रंग से, यानी वो जीत लिए गए। फिर दक्षिणापथ के 12 शासक दिखाए गए जो लाल बिंदु से दिखाए जाते हैं, ठीक है, हार गए थे, समर्पण किया और वो शासन में मिला लिए गए। फिर तीसरे वह बैंगनी रंग से दिखाए जाते हैं, जो क्या बताते हैं कि वह उसके लिए उपहार वगैरह लाया करते थे, तो बैंगनी रंग दे दिया। और चौथा, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का उससे विवाह किया। तो ये कलर वाइज सेगमेंट जो है ये बताता है नीतियों का वर्णन, ठीक है। तो ये मैप में अलग अलग तरीके से हमें दिखा रहा है। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। इसमें इतना ही था जिसमें इनकी नीतियों का वर्णन था बेसिकली कि समुद्रगुप्त किस प्रकार के शासक थे, एक योद्धा शासक थे और किस प्रकार की नीतियां ये अपनाते थे उसके बारे में था। और यहाँ पे देखिए सिक्के भी हैं। सिक्कों का जैसे वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है और जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया मतलब राजा को अतिशयोक्ति भी कहें तो भी कम नहीं होगी, वो भी करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं अपने अगले तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है वंशावलियां। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक जिसका नाम है वंशावलियां, यानी राजाओं के परिवार के बारे में जानकारी, उनके वंश के बारे में जानकारी इन प्रशस्तियों से भी मिलती है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए आपके लिए और मैं उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने पैराग्राफ के टर्म्स में पढ़ने वाला भी हूँ। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं,
यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गण की थी, तो माँ है कुमार देवी और वह लक्ष्मी गण से आती थी। और पिता समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की है। उनके दादा और परदादा का ये सिर्फ महाराज ही कहलाते थे। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व कैसे बढ़ता चला गया। तो महाराज कहलाने से अब ये वो महाराजाधिराज कहलाने लग गए। तो समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है। और उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त भी किया। तो अंतिम शक शासक को उन्होंने हराया था। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। और इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। तो हम जो अब 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, बहुत ही मजेदार होगा कि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद, बहुत सारे बीच में अड़चन आने के बावजूद भी इतिहास क्लास 6 का हम 9th के बाद चैप्टर 10 कंप्लीट करने वाले होंगे। वो मोमेंट बहुत यूनिक होगा कि ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, लेकिन फिर भी अभी एक रह जाएगा और वो चैप्टर 1 होगा। वो चैप्टर 1 होगा, वो और करने के बाद ये पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और तब से लेकर अब तक का ये प्रयास होगा जो आपके सामने होगा। आपके सामने होगी ये मेहनत, ठीक है। लेकिन यही नहीं रुकने वाले। इन सभी चैप्टरों के जो नोट्स पढ़े हैं, इसको अब एक कंपाइल वीडियो में, ना पता नहीं कैसे करूँगा, किस प्रकार हो पाएगा, आई डोंट नो, बस करना है। तो एक वीडियो में सभी के महत्वपूर्ण नोट्स थोड़े से लिखने पड़ेंगे, थोड़े से हर चैप्टर को एक बार और ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखूँ, अननेसेसरी चीज़ें उसमें ना हो, क्योंकि कम समय में मुझे काफ़ी कुछ आपको बताना है। तो वो करने का प्रयास करूँगा, देखते हैं, आई होप सो हो जाए। चलिए, तो ये हमारा ये तीसरा टॉपिक भी यहाँ पे वंशावली हो चुका है। अब अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये करते हैं लास्ट 4th टॉपिक, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो अपने 4th टॉपिक पे आ चुके हैं, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वान भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन-सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहे थे और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और कल इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो 5 से लेकर आगे जितने भी होंगे उनको कवर करेंगे। और ये कहना चाहूँगा कि अब मैं यहाँ से, अब इस पड़ाव से, अब यहाँ इस हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, वो करने वाला हूँ। एक तो कंपाइल वीडियो में सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको बोर्ड पे लिखकर और समझाकर एक ही वीडियो में
चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स कराने वाला हूँ, वो तो एक काम है ही। जब ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा तब चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर 1 जो कि नहीं वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में ऐड है वो करने के बाद ये 2 चीज़ें और रह जाएंगी, मतलब इसके बाद 3 चैप्टर और रह जाएंगे, नहीं 2 चैप्टर, ये 9 के बाद चैप्टर 10 और चैप्टर 1, ये 2 होने के बाद सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आने शुरू कर देंगे या उससे पहले भी, और एमसीक्यूज भी, उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे कि वो क्लियर होगा कि वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तरी के लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हैं या प्रीवियस 10 ईयर के लिए हैं। सबसे बड़ी बात प्रीवियस 10 ईयर्स के लिए हैं। तो एक ऐसा सेटअप जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, हर चीज़ एक ही जगह पर हो जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, तो वो ज़्यादा आसान लगता है और आसान होता भी है। तो चलिए, तब तक के लिए अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।